द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो समय के पन्नों को पूरी तरह पलट कर रख देगा। बिल्कुल। विस्तृत चर्चा और स्रोतों के इस गहन अध्ययन के लिए आज हमारे पास दो बहुत ही खास चीजें हैं। पहला तो कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर पर तैयार किए गए कुछ बेहद विस्तृत और दिलचस्प क्लास नोट्स। और दूसरा है पट्टदकल्लु मंदिर परिसर से जुड़ा एक विश्वकोश का लेख। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि भारत की इस विशाल स्थापत्य विरासत यानी जो हमारा आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, उसकी जड़ें असल में कितनी गहरी हैं। प्रागैतिहासिक काल की अंधेरी और कच्ची गुफाओं से लेकर आसमान छूते भव्य और तराशे गए मंदिरों तक का ये सफर आखिर कैसे तय हुआ। और सबसे जरूरी बात, आज यूनेस्को से लेकर G20 जैसे वैश्विक मंचों तक पूरी दुनिया इस पुरानी विरासत को बचाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है। ये बहुत अहम सवाल है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास नहीं होने वाली है, बल्कि ये हमारे वजूद और हमारी कहानी को समझने की एक कोशिश है। बिल्कुल। और जब हम अपनी कहानी समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे नोट्स में सबसे पहली और बुनियादी बात जो सामने आती है वो है संस्कृति और सभ्यता के बीच का अंतर। हाँ, हम अक्सर आम बोलचाल में इन दोनों शब्दों को एक ही मानकर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। सभ्यता यानी सिविलाइजेशन हमारे बाहरी ढांचे को दर्शाती है, जैसे हमने कितनी अच्छी सड़कें बनाई, हमारे शहर कितने आधुनिक हैं, हमारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन कितना व्यवस्थित है। हाँ, ये सब हमारी भौतिक प्रगति है। लेकिन दूसरी तरफ है संस्कृति यानी कल्चर। तो अगर मैं इसे आसान भाषा में समझूं तो क्या हम कह सकते हैं कि सभ्यता वो हार्डवेयर है जो दुनिया देख सकती है और संस्कृति वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे अंदर चलता है। अरे वाह, यहाँ सबसे दिलचस्प बात है, आपने बिल्कुल सटीक उपमा दी है। संस्कृति हमारे भीतर के परिष्कार यानी हमारे इनर रिफाइनमेंट का प्रतीक है। हमारी कला, हमारा संगीत, हमारा दर्शन, हमारे सोचने का तरीका, ये सब संस्कृति है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई समाज भौतिक रूप से बहुत संपन्न हो, उनके पास बड़ी बड़ी इमारतें हों, यानी वे सभ्य हों, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सुसंस्कृत भी हों। और इसी संस्कृति से जन्म लेती है हमारी विरासत, जिसे हम धरोहर या हेरिटेज कहते हैं। हेरिटेज की जब बात आती है तो नोट्स में मूर्त और अमूर्त यानी टैंजिबल और इनटैंजिबल विरासत का जिक्र है। मूर्त जैसे हम छू सकते हैं, जैसे कोई पुराना किला हो गया, मूर्ति या कोई पेंटिंग। और अमूर्त जो हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी मौखिक परंपराएं हैं, लोकगीत हैं, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बस सुना और महसूस किया जाता है। धरोहर और लोकगीतों को बचाने पर इतना जोर क्यों दे रही है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो पता चलता है कि ये सिर्फ गुजरे कल की बात नहीं है। ये आज की हमारी पहचान और कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 1964 का वेनिस चार्टर इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, जिसके बाद यूनेस्को ने आइकोमोस यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स की स्थापना की थी। बिल्कुल। ये पूरी दुनिया के आर्किटेक्ट्स, इतिहासकारों और विशेषज्ञों का एक नेटवर्क है जो ये तय करता है कि हमारी इन ऐतिहासिक इमारतों को कैसे सहेजा जाए। और खतरे सिर्फ समय के नहीं है। हाँ, 2012 के इस्तांबुल स्टेटमेंट को ही लीजिए। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं या फिर युद्ध के समय इन सांस्कृतिक विरासतों को कैसे बचाया जाए। क्योंकि जब कोई इमारत गिरती है तो सिर्फ ईंटें नहीं टूटती, बल्कि एक पूरे समुदाय की सांस्कृतिक स्मृति यानी कल्चरल मेमोरी हमेशा के लिए मिट जाती है। ये बात तो हम हाल के कई युद्धों में देख भी चुके हैं, जहां जानबूझकर ऐतिहासिक इमारतों को निशाना बनाया गया। और शायद इसीलिए आधुनिक वैश्विक राजनीति में इसे इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अगस्त 2023 में वाराणसी में हुई G20 देशों की संस्कृति मंत्रियों की बैठक के दस्तावेज बहुत कुछ कहते हैं। इस बैठक में सभी देश इस बात पर सहमत हुए कि सांस्कृतिक कलाकृतियों की जो अवैध तस्करी होती है उसे रोका जाए, और जो मूर्तियां या कलाकृतियां अतीत में चुरा ली गई थीं, उनकी वापसी यानी रेस्टिट्यूशन पर एक वैश्विक सहमति बनी। यहाँ बिना किसी राजनीतिक पक्ष में पड़े अगर हम सिर्फ कूटनीति के नजरिए से देखें तो साफ है कि अब देश अपनी विरासत को अपनी सॉफ्ट पावर की तरह दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है जलवायु परिवर्तन के साथ इसका जुड़ाव। हाँ, दिसंबर 2023 में दुबई में हुए COP28 सम्मेलन का दस्तावेज। बिल्कुल। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन के ढांचे के तहत सांस्कृतिक विरासत को जलवायु अनुकूलन का मुख्य विषय बनाया गया। मतलब अब दुनिया ये मान रही है कि प्राचीन पारंपरिक ज्ञान,
पुराने समय की जल संचयन प्रणालियों और स्थानीय वास्तुशिल्प का इस्तेमाल करके हम आज के क्लाइमेट रिस्क से लड़ सकते हैं। सही कहा। ये तो हुई आधुनिक कूटनीति और क्लाइमेट चेंज की बात। लेकिन जिन इमारतों और गुफाओं को बचाने के लिए आज संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसी संस्थाएं माथापच्ची कर रही हैं, उन प्राचीन इमारतों में ऐसा क्या खास था कि वे हजारों साल बाद भी सीना ताने खड़ी हैं? इस बारे में नोट्स पढ़ते हुए रोमन आर्किटेक्ट विट्रूवियस का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है। उन्होंने वास्तुकला की 3 बुनियादी स्तंभ बताए थे। मजबूती, उपयोगिता और सुंदरता, यानी फर्मिटास, यूटिलिटास और वेनेस्तास। मतलब कोई भी इमारत मजबूत होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए और दिखने में खूबसूरत होनी चाहिए। अगर हम भारतीय वास्तुकला को इस पैमाने पर तौलें तो इसकी शुरुआत हम गुफाओं से कर सकते हैं। बिल्कुल। और भारतीय उपमहाद्वीप में रॉक कट यानी पत्थरों और पहाड़ों को काटकर वास्तुकला तैयार करने का जो इतिहास है वो पूरी दुनिया में अपने आप में अनूठा है। इसकी शुरुआत प्राकृतिक गुफाओं से हुई। विट्रूवियस के पैमाने पर देखें तो ये प्राकृतिक गुफाएं मजबूत तो थीं ही, क्योंकि ये सीधे पहाड़ का हिस्सा थीं। लेकिन प्राचीन आदिमानवों ने अपनी कला से इनमें सुंदरता और उपयोगिता के रंग भी भर दिए। रंगों से मुझे याद आया, जब भी हम गुफाओं की कला की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं का नाम सबसे पहले आता है। मैंने इनकी कई तस्वीरें देखी हैं, लेकिन क्या ये सच में इतनी पुरानी और विशाल हैं जितना बताया जाता है? ये सचमुच विशाल है। 1957 में मशहूर पुरातत्वविद V.S. वाकानकर ने जब इन्हें खोजा तो दुनिया दंग रह गई। विंध्य की पहाड़ियों में 10 किलोमीटर के दायरे में करीब 750 से ज्यादा रॉक शेल्टर्स फैले हुए हैं। बाप रे! यहाँ पुरापाषाण काल से लेकर मध्यपाषाण और ऐतिहासिक काल तक की पेंटिंग्स मौजूद हैं। मतलब हजारों साल का इंसानी इतिहास इन चट्टानों पर दर्ज है। हाँ, उन्होंने प्राकृतिक खनिजों को पीसकर लाल, सफेद, हरे और पीले रंग बनाए। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल बाद भी वो रंग आज तक फीके नहीं पड़े हैं। लेकिन वो लोग पेंट क्यों कर रहे थे? क्या वो सिर्फ टाइम पास था या वे अपने रोजमर्रा के जीवन जैसे शिकार करने के दृश्य दिखा रहे थे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन या टाइम पास नहीं था। इसके पीछे गहरी मानवीय भावनाएं थीं। भावनाएं? हाँ, ये चित्र शायद जीवन के दुखों, बीमारियों और संघर्षों से बचने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका थे, एक तरह का एस्केप फ्रॉम सफरिंग। इन चित्रों में जन्म लेने की खुशी मनाते लोग हैं और मृत्यु पर शोक व्यक्त करते चेहरे भी। यह हमें बताता है कि हजारों साल पहले के उस आदिमानव की भावनाएं, उसके डर और उसकी खुशियां आज के आधुनिक इंसान से कुछ खास अलग नहीं थीं। ये सोचना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर जब हम विचारों और दर्शन को सहेजने की बात करते हैं तो बिहार के राजगीर में स्थित सप्तपर्णी गुफा का इतिहास सामने आता है। बिल्कुल। लेकिन यहां मुझे एक कंफ्यूजन है। महात्मा बुद्ध ने तो कभी कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने अपने उपदेश कभी लिखित रूप में नहीं दिए, तो फिर आज हमारे पास उनके इतने सटीक उपदेश कैसे मौजूद है? यही तो सप्तपर्णी गुफा की सबसे बड़ी खासियत है। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद राजा अजातशत्रु ने इसी गुफा में पहली बौद्ध संगीति यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया था। अच्छा। चूंकि बुद्ध ने कुछ लिखा नहीं था, इसलिए उनके शिष्यों ने सब कुछ अपनी याददाश्त से संकलित किया। बुद्ध के चचेरे भाई आनंद ने? हाँ, आनंद ने अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति के आधार पर बुद्ध के उपदेशों को मौखिक रूप से सुनाया, जिसे सुत्त पिटक कहा गया। और एक अन्य भिक्षु उपाली ने मठ के नियमों और अनुशासन को संकलित किया, जिसे विनय पिटक नाम दिया गया। तो एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी मौखिक परंपराओं में से एक का जन्म इसी गुफा के पत्थरों के बीच हुआ था। वाह! एक प्राकृतिक गुफा कैसे एक पूरे धर्म के साहित्य का केंद्र बन गई। इसके बाद अगर हम समय में थोड़ा आगे बढ़ें तो मौर्य काल तक आते आते गुफाओं का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। हम बराबर। और नागार्जुनी पहाड़ियों का जिक्र आता है, जिन्हें सामूहिक रूप से सतघर कहा जाता है। इन्हें सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए बनवाया था। लेकिन नोट्स में एक चीज ने मुझे बहुत चौंकाया, इनकी ग्लॉसी पॉलिश्ड वॉल्स, बेहद चमकदार दीवारें। उस जमाने में जब कोई आधुनिक मशीन, कोई ग्राइंडर या पॉलिशिंग टूल नहीं था, तब पत्थरों को इस हद तक चमकाना कि वे शीशे की तरह चमकने लगे, ये कैसे संभव हुआ होगा? ये मौर्यकालीन वास्तुकला का एक तकनीकी चमत्कार था। वे पत्थरों की प्रकृति को बहुत गहराई से समझते थे। उन्होंने गुफाओं के प्रवेश द्वारों को भी
ऐसे उकेरा जैसे वे लकड़ी या फूस की झोपड़ियां हों। मतलब पत्थर पर लकड़ी का डिजाइन। हाँ, और अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी ये कला रुकी नहीं। जब सातवाहन राजवंश सत्ता में आया तो पश्चिमी घाट के इलाकों में रॉक कट वास्तुकला का एक बिल्कुल नया और भव्य अध्याय शुरू हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था व्यापार। व्यापार मतलब व्यापारियों ने इन गुफाओं के निर्माण में पैसा लगाया। बिल्कुल। पश्चिमी घाट के ये रास्ते अहम व्यापारिक मार्ग थे। इन रास्तों से गुजरने वाले अमीर व्यापारियों ने इन गुफाओं को बनाने वाले कारीगरों को भरपूर फंड दिया। इन्हीं रास्तों पर पहाड़ों को काटकर चैत्य और विहार बनाए गए। सही कहा। थोड़ा रुकते हैं, ये चैत्य और विहार का असल में क्या मतलब है? जो श्रोता वास्तुकला की इन तकनीकी शर्तों से वाकिफ नहीं है, उनके लिए इसे कैसे समझाएं? बहुत आसान है। चैत्य को आप एक प्रार्थना कक्ष या प्रेयर हॉल समझ सकते हैं, जहां बीच में एक स्तूप होता था और लोग परिक्रमा करते थे। और विहार? विहार वो जगह थी जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। यानी आप इसे उनका हॉस्टल या रेजिडेंशियल ब्लॉक कह सकते हैं। समझ गया। और व्यापारियों द्वारा फंड की गई इन गुफाओं का निर्माण कोई छोटे मोटे नहीं थे। पितलखोरा गुफाओं का उदाहरण ही ले लीजिए। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनी इन 14 गुफाओं में एक प्राचीन वर्षा जल संचयन प्रणाली यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है। आज जब हमारे बड़े बड़े आधुनिक शहरों में थोड़ी सी बारिश से जल भराव हो जाता है और गर्मियों में पानी का भयानक संकट होता है, तब ये सोचना हैरान करता है कि हजारों साल पहले के आर्किटेक्ट्स जल प्रबंधन में हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थे। ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। और सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि उस समय के समाज का खुलापन भी देखने लायक था। नाने घाट का उदाहरण देखिए। वहां ब्राह्मी लिपि में लिखे गए संस्कृत शिलालेख मिलते हैं। हाँ, इन शिलालेखों में एक अद्भुत सांस्कृतिक संगम है। एक तरफ इसमें भागवत परंपरा के बलराम और कृष्ण का उल्लेख है, और उसी शिलालेख में वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, सूर्य, यम और वरुण की स्तुति भी की गई है। मतलब कोई धार्मिक कट्टरता नहीं थी, बल्कि अलग अलग परंपराएं एक साथ घुल मिल रही थीं। यहाँ मिले नाणे, सिक्के और रानी नागनिका के शिलालेख उस समय के आर्थिक और राजनीतिक हालात की बहुत स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। ये सच में एक मेल्टिंग पॉट था। और शिल्पकारी की बात करें तो कोंडाणे गुफाओं का जिक्र जरूरी है। मैंने पढ़ा कि वहाँ पत्थर को काटकर बिल्कुल लकड़ी के पैटर्न की नकल की गई है। मतलब कोई दूर से देखे तो उसे लगेगा कि ये लकड़ी का ढांचा है, जबकि वो पूरा ठोस पहाड़ है। इसके अलावा नासिक के पास पांडविलिनी की 24 गुफाएं हैं, जहां हम हीनयान बौद्ध धर्म से महायान बौद्ध धर्म की तरफ वैचारिक बदलाव को पत्थरों पर उकेरा हुआ देख सकते हैं। अब तक हम सिर्फ पहाड़ों के अंदर गुफाएं खोदने की बात कर रहे थे, लेकिन इंसान की महत्वाकांक्षा यहाँ रुकने वाली नहीं थी। चट्टानों को काटकर गुफा बनाने से लेकर बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर खुले आसमान के नीचे स्वतंत्र इमारतें या मंदिर बनाने का जो सफर था, वो वास्तुकला के इतिहास का सबसे बड़ा जंप था। इसे हम रॉक कट से स्ट्रक्चरल वास्तुकला की ओर का सफर कहते हैं। और इसका सबसे खूबसूरत, सबसे जीवंत उदाहरण हमें कर्नाटक में मिलता है, पट्टदकल्लू मंदिर परिसर। पट्टदकल्लू चालुक्य वंश के इस दौर को समझाने के लिए आर्टिकल में एक बहुत ही मजेदार और सटीक शैक्षणिक उपमा दी गई है। अहोले बदामी और पट्टदकल्लू वाली। हाँ, उसमें अहोले को वास्तुकला का विद्यालय या स्कूल कहा गया है, जहां आर्किटेक्ट्स ने मंदिर बनाने के बेसिक सीखे, प्रयोग किए। फिर बदामी को महाविद्यालय यानी कॉलेज माना गया, जहां ये प्रयोग थोड़े और मैच्योर हुए। और अंत में पट्टदकल्लू को विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। मतलब यहां आकर वास्तुकला ने अपनी पीएचडी पूरी कर ली। ये उपमा पूरी तरह से सटीक बैठती है। 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया पट्टदकल्लू सच में एक आर्किटेक्चरल यूनिवर्सिटी है। 7वीं और 8वीं शताब्दी में बने इस परिसर में 10 मंदिर हैं। और यहाँ शैलियों का जो संगम है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। यहाँ 4 मंदिर द्रविड़ शैली में है, 4 नागर शैली में और 1 मंदिर वेसर शैली का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे पापनाथ मंदिर कहते हैं। साथ ही यहाँ एक जैन धर्मशाला भी है। जो श्रोता इन शैलियों के तकनीकी नामों में उलझ गए हैं, उनके लिए थोड़ा आसान कर देते हैं। द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में ज्यादा दिखती है, वो कुछ कुछ पिरामिड जैसी होती है, जिसमें एक के ऊपर एक सीढ़ियों जैसी मंजिलें होती हैं। नागर शैली जो उत्तर भारत की है, वो नीचे से ऊपर की तरफ एक पहाड़ की चोटी या शिखर जैसी दिखती है, जिसमें घुमावदार रेखाएं होती हैं। और वेसर शैली आप कह सकते हैं कि यह इन दोनों का एक बेहतरीन फ्यूजन या रिमिक्स है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही। और इसी पट्टदकल्लू यूनिवर्सिटी का सबसे भव्य मास्टरपीस है विरूपाक्ष मंदिर। इसे 745 ईस्वी में महारानी लोका महादेवी ने बनवाया था।
इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। ये मंदिर राजा विक्रमादित्य द्वितीय की कांची के पल्लव वंश पर मिली शानदार जीत के जश्न के रूप में बनवाया गया था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? ट्विस्ट ये है कि जिस पल्लव वंश को चालुक्यों ने युद्ध में हराया था, महारानी ने उसी पल्लव वंश के कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर के डिजाइन से प्रेरणा लेकर ये विरूपाक्ष मंदिर बनवाया। अरे, उन्होंने कांची से शिल्पकारों को भी बुलवाया? मतलब राजनीतिक दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन कला और वास्तुकला के प्रति सम्मान अपनी जगह। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। बाद में जब राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को हराया तो उन्होंने इसी विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरणा लेकर इलोरा में अपना विश्व प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। वही मंदिर जिसे एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है। ये विचारों, डिजाइनों और कला का एक ऐसा चक्र है जो एक राजवंश से दूसरे राजवंश तक निरंतर बहता रहा। वास्तुकला का एक बटरफ्लाई इफेक्ट। कांची का एक मंदिर पट्टदक्कल को प्रेरित करता है और पट्टदक्कल एरोरा को जन्म देता है। और पट्टदक्कल में धर्मों का जो संगम दिखता है वो भारत की मिश्रित संस्कृति का सबसे बड़ा सबूत है। एक ही परिसर में गलगनाथ और संगमेश्वर जैसे शिव मंदिर हैं, जहां भगवान शिव को अंधकासुर का वध करते हुए दिखाया गया है, और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया जैन नारायण मंदिर है, जो शांति का प्रतीक है। पापनाथ मंदिर में रामायण और महाभारत की पूरी कहानी पत्थरों पर जीवंत कर दी गई है। ये पूरा परिसर विट्रुवियस के उन्हीं तीनों सिद्धांतों मजबूती, उपयोगिता और सुंदरता पर 100% खरा उतरता है। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हम यहाँ सिर्फ ईंट, पत्थर, चूने या कुछ पुरानी इमारतों के इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। हम इंसानी वजूद के विकास की बात कर रहे हैं। भीमबेटका की प्राकृतिक गुफाओं के खनिजों से निकले रंगों से शुरू होकर राजगीर की गुफाओं में दर्शन और धर्म के संकलन तक, मौर्य काल की चमचमाती दीवारों से लेकर पश्चिमी घाट के व्यापारिक मार्गों पर बनी गुफाओं तक, जहां धर्म और इकोनॉमी साथ चले। पित्तलखोरा की जल संचयन तकनीक से लेकर पट्टादकल्लू के गगनचुंबी मंदिरों तक, ये सब इंसानी भावनाओं, हमारे व्यापार, हमारे धर्म और हमारी तकनीकी प्रगति की एक अखंड कहानी है। और शायद इसीलिए ये विरासत सिर्फ म्यूजियम में रखने या इतिहास की किताबों में रटने वाली चीज नहीं है, ये हमारे आज और कल से जुड़ी है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, COP28 में क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन से लेकर G20 की कूटनीतिक मेजों तक, ये प्राचीन विरासत हमारे आज के बड़े फैसलों को दिशा दे रही है। हम सब इस विरासत के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम इसके संरक्षक हैं। बिल्कुल, हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान, जो कला और जो विचार इन पत्थरों में उकेरे हैं, वे हमें सिखाते हैं कि कैसे एक सभ्यता अपनी संस्कृति के दम पर हजारों सालों तक जिंदा रहती है। कैसे अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एक ही जगह पर बिना किसी नफरत या टकराव के एक सुंदर सामंजस्य के साथ खड़ी रह सकती हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। तो चलिए, अपने स्रोतों की इस लंबी और दिलचस्प यात्रा को खत्म करने से पहले एक ऐसे विचार पर गौर करते हैं जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर देगा। प्राचीन लोगों ने अपनी संस्कृति, अपने विचारों और अपनी भावनाओं को सहेजने के लिए पहाड़ों को तराशा, विशाल पत्थर के मंदिर बनाए। वे निर्माण इतने मजबूत थे कि हजारों साल की बारिश, भूकंप और युद्ध झेलने के बाद भी वे आज हमसे बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, आज के हमारे ये कांच और कंक्रीट के आसमान छूते शहर, या फिर क्लाउड में छिपा हमारा सारा डिजिटल डेटा और सर्वर, क्या वे विट्रुवियस की मजबूती के पैमाने पर उतने ही खरे उतरेंगे? आज से 5000 साल बाद जब भविष्य के कोई पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट्स हमारी इस आधुनिक दुनिया की खुदाई करेंगे, तो उन्हें हमारी संस्कृति की कौन सी अमूर्त विरासत या संस्कृति मिलेगी? क्या हमारा कोई डेटा सर्वर